नमस्कार। विचार मंथन में आपका स्वागत है। निकाय चुनाव के आरक्षण को लेकर के हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में कल फिर सुनवाई होगी। सच बात तो यह है कि आज ये लगा था कि फैसला आ जाएगा, लेकिन जजों ने आपस में विचार विमर्श किया और ये तय किया कि कल फिर सुनवाई करेंगे। हालांकि दावा ये किया गया था कि आज दोनों पक्षों की ओर से जो है सुनवाई पूरी हो गई। दो और याचिकाएं थी, उन पर भी कहते सुनवाई पूरी हो गई। ये कहा गया कि बस अब थोड़ी देर में फैसला आने वाला है, लेकिन फैसले के नाम पर यह आया कि कल भी सुनवाई होगी। अब सवाल ये उठता है कि कल भी सुनवाई होगी या कल फैसला आएगा, ये भी अभी अधर में है। लेकिन एक बात और निकल के आई है। जो PIL दाखिल की गई है, माने जनहित याचिकाएं, उनमें काफी खामियां भी हैं। इस बात को लेकर के जो है जजों ने आपत्ति भी जताई और ये इंगित भी किया। बहरहाल कल फिर सुनवाई होनी है। हालांकि सभी राजनीतिक दल पूरी तरीके से तैयार बैठे हैं, लेकिन कभी कभी ये लगता है कि यदि मामला नहीं निपटा तो फिर ये चुनाव बढ़ सकते हैं। हालांकि सरकार ने 2017 के सर्वे को आधार बनाया है और कहा कि उसी आधार पर हम कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट इसे स्वीकार करती है कि नहीं करती है, ये देखने की बात है। हालांकि बहुत दिनों से अभी जनसंख्या की भी गणना नहीं हुई है और भी अनेक तकनीकी खामियां हैं, जिस आधार पर सरकार ने ये कहा है कि हमने 2017 के सर्वे के अनुसार ही हमने जो है आरक्षण दिया। दूसरी ओर भी था कि एक दो याचिकाएं और दायर हो गई और एक याचिका तो सीधे तौर पर मेयर के आरक्षण को लेकर के दायर की गई, जिसमें शाहजहांपुर का नाम आया, अलीगढ़ का नाम आया, कई जगह का कि यहाँ आरक्षण कम कर दिया गया। खैर, ये तो अभी बात है, लेकिन क्या वास्तव में चुनाव अधर में है या फिर चुनाव होंगे या फिर अभी जो मान्य प्रक्रिया है आरक्षण की उसे पूरा किया जाएगा? आज इसी पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा हैं। महेश शर्मा जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। महेश जी, आज बड़ी तेज़ी से चर्चा भी थी, माना भी जा रहा था कि निकाय चुनाव में जो आरक्षण का मुद्दा कोर्ट में है उस पर आज फैसला आ जाएगा, लेकिन अंत समय आते आते रुक गया और कहा गया कि कल फिर सुनवाई होगी। क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, ये कयास पहले ही लगाए जा रहे थे कि ये फैसला जो है वो टलेगा। हालांकि मामला कोर्ट में है तो बहुत स्पष्ट टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, लेकिन इसके पीछे कुछ कारण भी बताए गए। शासन ने जो इस पे अपना जवाब दावा लगाया, तो उसमें जो उन्होंने जिस बात पर फोकस किया कि हम 2017 का जो रैपिड सर्वे था उसके अनुसार OBC को आरक्षण दे रहे हैं। लेकिन याचिकाकर्ताओं का ये कहना था कि भाई 2011 के बाद कोई जनगणना नहीं हुई है और 2017 के रैपिड सर्वे को आप बेस मान करके आरक्षण देने की बात कर रहे हैं और ये 2022 आ गया है, तो प्रश्न ये है कि इससे पहले रैपिड सर्वे क्यों नहीं कराया गया? तो उन्होंने शासन की मंशा पर याचिकाकर्ताओं ने एक सवालिया निशान उठाया कि ये कराया जाना चाहिए। दूसरी बात ये है कि शासन ने एक बात और कही कि जो उन्होंने आरक्षण वाली सूची जारी की थी वो एक ड्राफ्ट जारी किया था जिसपे आपत्तियां मांगी थी, वो फाइनल उसकी सूचना नहीं थी। ये बात भी वो कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर के
ओबी याचिकाकर्ताओं की बात अपनी जगह सही है कि अगर आपको 2022 का चुनाव ये तो होना ही है समय पर, तो भाई रैपिड सर्वे कराने में कौन से बहुत ज़्यादा, जैसे आपने 17 के पहले करा के 17 के चुनाव कराए उसी तरह 2022 में करते। लेकिन ऐसा क्यों नहीं कराया, इसके पीछे क्या पॉलिटिकल मोटिव है उनका, ये तो स्पष्ट तौर पर मतलब एक आकलन ही किया जा सकता है, लेकिन साफ तौर पे तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मेरा अपना मतलब निजी मानना है और मेरा ऑब्जर्वेशन भी इसमें ऐसा लगता है कि ये चुनाव अभी टलेंगे और हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम के बाद हो। उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है कि शासन खुद चाहता है कि ये चुनाव फिलहाल टले, क्योंकि जो निवेशकों की जो ये सम्मेलन बुलाया जाने वाला है, हाँ, 12-13 फरवरी को जी, और उसमें सबसे बड़ी बात है कि 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट के लिए वो इन्वेस्टर्स को इनवाइट करने के लिए पूरी सरकार विदेशों में घूम रही है, मीटिंग कर रही है, रोड शो कर रही है, दोनों डिप्टी सीएम घूम रहे हैं, सीएम खुद जा रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष गए हैं, मंत्री गए हैं, पूरा लाहौ लश्कर के साथ ये चल रहा है। क्योंकि इनको जो केंद्र सरकार ने टारगेट दिया 1 ट्रिलियन डॉलर का, अमेरिकी डॉलर का, करीब 82 लाख करोड़ रुपया, वैसे अगर इंडियन करेंसी में कहा जाए इतना होता है। तो ये एक बड़ा चैलेंज था, जो कि जिसका एक छोटा सा हिस्सा 10 लाख करोड़ को ही अचीव करने के लिए सरकार परेशान है। इन्वेस्टर्स की समिट बहुत बड़ा टास्क है ये यूपी के लिए। तो सरकार भी चुनाव में अभी फिलहाल फंसने के मूड में मुझे नहीं लगता है, और ऐसी कोई आवश्यकता भी नहीं है, और ऐसा कोई पॉलिटिकल माइलेज भी नहीं भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, ऐसा ऑब्जर्वेशन है। तो ऐसा मुझे लगता है कि ये टलेगा, और अगर रैपिड सर्वे कराने की बात कोर्ट कहती तो भी 1 महीने 1.5 महीने लग जाएंगे। और 2017 के रैपिड सर्वे को बेस मान करके अगर ये 22 का चुनाव कराते हैं तो फिर निश्चित तौर पे कि न्याय व्यवस्था पर भी उंगलियां उठने लगेंगी। तो कुल मिलाकर के ऐसा लग रहा है कि जो, वरना आज ही स्पष्ट कर देते, सरकार ने 10 पॉइंट दिए हैं अपनी आपत्ति के, मतलब क्षमा कीजिएगा, जवाब के। तो अब वो सब गोलमोल तरीके से एक ही बात आती है कि भाई हम अगर इसको आधार मान के कहिए तो हम तैयार हैं कराने के लिए, लेकिन याचिकाकर्ताओं को न्याय नहीं मिल पाएगा। तो ये ऐसा लग रहा है गुरुजी हमको कि वो टलेगा, निश्चित रूप से टलेगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि एक और अभी आप कह रहे थे कि सरकार अभी बहुत ही ज़्यादा तत्पर नहीं है चुनाव कराने के लिए, क्योंकि उसके लिए बड़ा टारगेट ग्लोबल समिट है, तो फिर सरकार ने इतनी जल्दबाजी क्यों की, एकदम लगातार पूरे प्रयास कर दिए और जनसभाएं भी करना शुरू कर दिया प्रभु सम्मेलन के नाम पर, और अपने आप मीटिंगें भी शुरू कर दी। तो कहीं ना कहीं अगर सरकार को इस दिशा में कुछ करना होता तो वो जरा शांत बैठी होती, लेकिन ऐसा तो नहीं किया उसने, तो पूरी एक्टिविटी दिखाई अपनी। देखिए, चूंकि ये नगर निकाय के चुनाव है, उनकी एक कार्यावधि होती है, तो वो जो कार्यावधि है उसके भीतर रह के ऐसा कानून भी है कि सरकारों को चुनाव ये कराना होता अपने अपने राज्यों में। तो वो चाहे वो ग्रामीण निकाय हो या नगरीय निकाय हो, तो उस लिहाज से तो जो प्रक्रिया चालू होनी चाहिए वो प्रक्रिया चालू की गई। जो राज्य निर्वाचन आयोग ने भी बराबर रिपोर्ट्स ली, यहाँ भी आप अगर कानपुर में हम लोग बैठे हैं तो कानपुर को ही ले लें, तो कलेक्टर के माध्यम से यहाँ के आरक्षण की रिपोर्ट होना तो परिसीमन भी चाहिए भाई। 25 गांव आपने और जोड़ लिया, हम सिर्फ नगर निगम कानपुर को साइड करके बता रहे हैं। बिल्कुल 25 तो आप परिसीमन भी कराते, परिसीमन नहीं कराया। उन जो गांव जोड़े गए नगर निगम की सीमा में, उनको वार्ड का दायरा बढ़ा करके या जो भी जैसा भी उन्होंने उसको मैनेज किया हो, हाँ बिल्कुल, तो हाँ ये उन्होंने किया। तो अगर ऐसा करते तो परिसीमन करा करके पहले वार्डों की सूची, कौन से किस वार्ड में कितने गांव, कितनी पॉपुलेशन बढ़ गई, क्या है क्या नहीं है, ये कोई वर्कआउट नहीं किया गया। तो वो तभी से लगने लगा था कि कुछ ढीलम पोल है मामले में। तो ऐसा लग रहा था कि सरकार इसी मंशा पे चली कि ठीक है, लगे कि हम तत्पर हैं, और राज्य निर्वाचन आयोग को भी लगे कि हाँ भाई ये लोग काम कर रहे हैं, और बाकी अपनी सहूलियत के हिसाब से इसको देखा जाएगा। इसीलिए रैपिड सर्वे भी नहीं कराया गया। तो ये चीजें तात्कालिक लाभ, कोई राजनीतिक लाभ मिलता नहीं दिख रहा था। लेकिन क्या आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार ने तैयारियां तो की, प्रोसेस भी अपनाया, लेकिन कहीं ना कहीं चूक हो गई क्या रैपिड सर्वे को लेकर के? क्या कोई संज्ञान में नहीं लाई गई बात कि साहब ये मामला भी है, इसको भी करना है? क्या उस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया? यह सब जल्दबाजी में शासन स्तर पर और निर्वाचन आयोग में काम हो गया?
जिसके कारण ये याचिकाएं पहुंच गई? ये सब कैलकुलेटेड है। अच्छा। क्योंकि चूक की जहाँ तक बात होती तो जैसे 17 के इलेक्शन कराए गए थे, तो ओबीसी आरक्षण को लेकर के रैपिड सर्वे वगैरह करना, कि ये रैपिड सर्वे भी वार्डों में जा कर के आसान नहीं होता, वार्डों में जा कर के गणना की जाती है और उसका एक निर्धारित प्रतिशत होता है कि इस वार्ड में ओबीसी की इतनी पॉपुलेशन है इसलिए ये ओबीसी के लिए आरक्षित है, इसमें इतनी है इसलिए नहीं आरक्षित है। वो एक मानक होते हैं उसके। तो ये जो पहले कराया गया था तो ये तो तब भी कर सकते थे, क्योंकि उनको तो मालूम था कि भाई 2022 में चुनाव होने हैं और ये भी मालूम था कि जो नगर निगमों का कार्यकाल या जो नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद का कार्यकाल अमुक अमुक डेट्स को खत्म हो रहा है अलग अलग तरीके से, तो ये तो सब पहले से मालूम था। तो ऐसे में इसको ये कहा जाए कि कोई लापरवाही या ऐसा कुछ नहीं, सबसे बड़ी बात है कि ये नियत और मंशा की बात होती है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि सरकार फिलहाल चुनाव कराने की उसकी मंशा दिखती नहीं है, क्योंकि जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो वही है इन्वेस्टर्स की समिट कराना और इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट लाना। मैं नाम कोट नहीं करूंगा, एक बड़े नेता ने अपने किसी बड़े नेता जो संगठन में हैं, तो सरकार वाले नेता ने उनको आश्वस्त किया कि आप चिंता न कीजिए 22 तक कुछ नहीं होगा। ये मैं बिल्कुल पुख्ता तौर पे कहना चाहता हूँ। अच्छा, और ये बात मुझे मालूम चली, मैं पूरे, और वो व्यक्ति जिन्होंने ये बात कही ऑफ द रिकॉर्ड, तो वो इस पोजीशन में है कि वो कह सकते हैं ये बात। तो उन्होंने ये कहा कि 2022 तक चुनाव नहीं होगा। नहीं 22 ये दिसंबर तक कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, क्योंकि मतलब उनके कोई प्रिजन मेयर के लिए वो लड़ना चाहते थे, वो अपना कोशिश कर रहे थे, तो वो साहब विदेश में थे, तो उन्होंने कहा बिल्कुल चिंता मत करो 22 दिसंबर तक तो कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, ये एक और अभी कुछ दिनों पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का एक बयान आया था जिसमें वो कहते हैं कि सपा अड़ंगा डाल रही है निकाय चुनाव कराने में। सपा का कहाँ से अड़ंगा? कोई अगर सपा का अड़ंगा होता तो जो पिटिशनर्स हैं जिन्होंने याचिकाएं दायर की हैं तो उसमें खुल के नाम आवे ना सामने कि यह समाजवादी पार्टी के लोग अड़ंगा डाल रहे हैं या कांग्रेस के लोग या दूसरी पार्टी के लोग। तो ये बात तो अभी तक तो आई नहीं कोई। तो ये बात कैसे कही जा सकती कि सपा के लोग? पॉलिटिकल बयान में तो वो परस्पर विरोधी बयान होते ही हैं, तो ये एक राजनीतिक बयान केशव प्रसाद मौर्य का मुझे लगता है, और इसके पीछे कोई पुख्ता ऐसे प्रमाण नहीं है। अब कह दे साहब इसके पीछे समाजवादी पार्टी का हाथ है या दूसरी पार्टियों का हाथ है, तो क्या आरोप तो कोई भी लगा दे। अच्छा, आप जैसे कह रहे हैं कि इंटरेस्टेड नहीं है अभी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उसके सामने बड़ा लक्ष्य है, तो क्या विपक्ष की पार्टियां भी बहुत ज़्यादा, चूंकि उनकी भी तैयारी नहीं है, वो भी अच्छे तरीके से नहीं है, तो वो भी कुछ इस पक्ष में नहीं है कि अभी तत्काल चुनाव हो जाए? देखिए, तैयारियां तो लगभग सभी पार्टियों ने, बीजेपी ने भी सबसे ज्यादा तैयारी तो बीजेपी ने खुद की, और जिस तरह उन्होंने समितियां बनाई और प्रदेश संगठन के साथ बैठकें हुई, स्थानीय स्तर पर बैठकों का दौर चलता रहा, संगठन के लोग जो आरएसएस से आते हैं उन लोगों ने भी बैठकें की, तो वो प्रक्रिया उनकी कम से कम, मेरा तो मानना ये है और ऑब्जर्वेशन भी ये है कि लगभग 90% तैयारियां भारतीय जनता पार्टी ने खुद कर ली। कांग्रेस की तैयारियां चल रही थी, समाजवादी पार्टी, कल अखिलेश यादव आए थे, तो वो समझिए जो यहाँ के स्थानीय लोगों ने, विधायकों ने और संगठन के अध्यक्ष ने उनसे बातचीत की इसको लेकर के, तो उन्होंने कोई बहुत ज्यादा उसमें रुचि नहीं ली। ये एक नोटेबल बात है। तो एक नाम उभर के आया कि साहब मेयर के लिए जो है सबसे उपयुक्त कैंडिडेट, उन्होंने कहा लड़ाओ भाई, मेयर किसको लड़ाओगे? तो ऐसे पूछ लिया बातचीत में, ये बड़ी अनौपचारिक बातचीत हो रही है गाड़ी के अंदर बैठ के। तो ये हुआ कि सतीश निगम का नाम आ गया, तो विधायक अमिताभ वाजपेयी ने भी हल्के से चुटकी ली कि इनसे बढ़िया तो लोकप्रिय कैंडिडेट कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन कुछ आर्थिक संकट की बात आ जाती कभी, तो कभी कुछ आ जाता है। तो उस पर अखिलेश जी की कोई टीका टिप्पणी नहीं थी। क्या तैयारी चल रही उन्होंने पूछा ही नहीं निकाय चुनाव को लेकर के। हाँ, लड़ना है, तैयारी से लड़ना है, ये एक लाइन जैसा बोलते हैं खाना पूरी वाली, वो हुई। उन्होंने अपने अध्यक्ष से, अपने विधायकों से इस बात का फीडबैक नहीं लिया कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुंची। इसका मतलब उन्हें भी इस बात का आभास है कि ये चुनाव चल सकते हैं। और यही कारण है कि उन्होंने जो पत्रकारों से भी वार्ता की उसमें भी कहीं निकाय चुनाव की चर्चा ही नहीं की। निकाय चुनाव खाली इतना कह दिया कि वो व्यापारियों का उत्पीड़न जो हो रहा है वो केवल इसलिए हो रहा है कि और टाल दिया गया है क्योंकि निकाय चुनाव, जीएसटी वाले इशू छापे रोक दिए गए हैं, बस निकाय चुनाव की वजह से रोक दिए गए। बस एक लाइन ये बोली है, एक लाइन बोली, बाकी तो उन्होंने कोई ऐसे, मतलब उनको भी लगता है कि अभी उनको आभास हो गया है। कांग्रेस में भी यही हुआ है। अभी हमारे मित्र
उनका प्रदेश अध्यक्ष का इंटरव्यू कर रहे थे, कल की बात है ये, जी वो क्या नाम है, खाबरी जी का, ब्रजलाल खाबरी का। जी। तो निकाय चुनाव पे बिल्कुल सुस्त थे वो, ज्यादा उन्हें भी आभास इस बात का, मतलब कहने का मतलब जो दूसरे गैर भाजपा लेकिन संगठन उसको है, इस रूप में भी तो देखा जा सकता है कि कांग्रेस की कोई ज्यादा वो हैसियत नहीं है, कांग्रेस का उतना अस्तित्व नहीं है, इसलिए वो लोग भी ढीले पोले बात कर रहे हैं। देखिए 110 के, अगर कानपुर को ही ले तो 110 का सदन है, और 110 के सदन में लगभग 65 प्लस बीजेपी है, और कांग्रेस भी लगभग 19 या 20 के आसपास है। हाँ 19-20। हाँ हाँ, तो 19-20 आसपास है, ये भी ठीक ठाक फिगर है। और मेयर के इलेक्शन में मुझे जो द्रोण जी लड़ रहे थे इससे पहले वाले, प्रमिला जी के पहले वाले में, तो पवन गुप्ता कैंडिडेट थे, उनको लगभग 2.25 लाख के आसपास वोट मिला था, ठीक ठाक वोट होता है। फिर दूसरी बात है कि 2024 में लोकसभा चुनाव है, तो उससे पहले इसे सेमीफाइनल कहा जा रहा है, तो इसका मतलब है कि राजनीतिक दल अपनी अपनी ताकतों का आकलन करेंगे। ये चुनाव ऐसा है कि कौन किसकी तरफ, हालांकि ये चुनाव कोई मानक नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए कि कांग्रेस को या सपा को या बसपा के किसी प्रत्याशी को ठीक ठाक एक साइजेबल वोट मिल जाता है, तो इसका मतलब भी पब्लिक का रुझान कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर है। यानी दो लोकसभा के चुनाव का आकलन करने के लिए निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश में एक मजबूत आधार बन सकता था। हम यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं निकाय चुनाव के आरक्षण की, जिस पर कल फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच सुनवाई करेगी। आज फैसला आना था लेकिन वो टल गया। हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा से। महेश जी, जरा हमको ये समझाइए कि एक ये भी आवाज़ें उठी कि आरक्षण में नाना प्रकार की गड़बड़ियाँ कर दी गई। कानपुर को लेकर कहा गया कि बस सामान्य महिला इस तरीके का हुआ। इसी तरीके की बातें शाहजहाँपुर को लेकर के की गई, हालांकि वहाँ पर बैकवर्ड किया गया है, अलीगढ़ को भी की गई है। इसी तरीके से बहुत सी आपत्तियाँ भी आई वार्डों को लेकर के। क्या आपको लगता है कि इसमें भी सरकार अपने ढंग से काम करती है और उसने जो आरक्षण किया उसमें लोग मीन में निकाल रहे हैं, तो न कहीं सही भी हो सकता है? देखिए, कुछ हद तक तो मैं इसे सही मानता हूँ। आपने शाहजहाँपुर की बात कही, तो शाहजहाँपुर को अभी इसी बार जोड़ा गया है। पहले 16 नगर निगम थे, शाहजहाँपुर 17वां हो गया, उसे बैकवर्ड घोषित किया गया है। तो निश्चित तौर पर, लेकिन उसका आधार क्या बनाया गया है? 2011 की जनगणना को आधार बनाया गया, जो कि 2021 में जनगणना होनी चाहिए थी, किन्हीं कारणवश नहीं हो पाई, कोरोना वगैरह वगैरह सब चीज़ें थी, और 2022 आ गया है। तो अगर उस आधार पे शाहजहाँपुर को आपने बैकवर्ड घोषित किया तो आपत्ति जायज़ है। अब वार्डों की जो आप बात कर रहे हैं, तो वार्डों में मैं अपने शहर की बात कर रहा हूँ, कानपुर की बात कर रहा हूँ, कि यहाँ पर कई ऐसे वार्ड हैं जो कंटिन्यूअस 3 या 4 बार से सामान्य होते आए हैं, और किसी वार्ड में बैकवर्ड पॉपुलेशन जो 17 का वो है रैपिड सर्वे, उसके आधार पर बता रहा हूँ कि मालूम है कि 14% पॉपुलेशन है वो भी ओबीसी है, 18% है वो भी ओबीसी है, और जो सामान्य घोषित किया गया है उसमें पता लगा 17 पॉइंट या 17.5%, 16% ओबीसी पॉपुलेशन है। तो फिर इसको आपने सामान्य क्यों रखा? और हम मोहल्ले में नहीं जाना चाहेंगे हमारे दर्शक, क्योंकि मतलब राज्य और उत्तराखंड कई जगह टीवी देखा जा रहा है, तो लेकिन ये बात सही है कि कई ऐसे वार्ड हैं जहां पर अन्य नियमितताओं की शिकायत हुई, और भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने भी आपत्ति की, और उस एडवोकेट को जो ये याचिकाओं को लेकर के जो पैरवी कर रहे हैं अदालत में, उनको बाकायदे आपत्तियां लिखित भेजी। आप अगर इजाज़त दे तो मैं नाम भी ले सकता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद राघवेंद्र मिश्रा, ये वार्ड नंबर 91 के हैं, इनका सामान्य वार्ड था, बड़े लोकप्रिय पार्षद हैं, और ये बैकवर्ड हो गए तो बहुत बेचारे परेशान हैं। इन्होंने पूरा अध्ययन किया और एक एप्लीकेशन उन्हीं याचिकाओं के साथ अपनी ये लगा दी और रिक्वेस्ट की वकील साहब से कि भाई हमारे ये तथ्य हैं, तो इन पर भी विचार अदालत करे तो ज़्यादा अच्छा है। तो अब भारतीय जनता पार्टी के लोग ही अकेले, ये तो मुझे मालूम है, तो मैंने बताया, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने आपत्ति दर्ज की, क्योंकि लेकिन आपत्ति में किसी को भी कुछ सुना ही नहीं गया और एक तरफा खारिज कर दी गई। यही तो बात है। करीब
300 से अधिक आपत्तियां आई वही। थी और आपत्तियां सुनने का और निस्तारण करने की जो एक मियाद थी, मियाद तिथि होती घोषित है। की गई थी, उसमें कोई काम ही नहीं हुआ। काम ही नहीं हुआ। एक औपचारिकता का निर्वहन हुआ हाँ, और कम जो से कम आप एप्लीकेंट को सुनते, फिर कोई जवाब देता, हाँ। कोई प्रक्रिया नहीं हुई। और जो नगर निगम ने बना करके लिस्ट दी थी, जो मीडिया में लीक भी हुई और अखबारों में छपी, वो हूबहू वही का वही भेज दी गई और वही का वही उसका ड्राफ्ट जो है उसको नोटिफाइड कर दिया गया और आपत्तियां उसमें मांग ली गई। तो इसके बाद तो सरकार भी अपने ढंग से आरक्षण कर रही थी जी, और उसमें उसको लाभ क्या, ये मेरी समझ के बाहर है कि नहीं, लाभ क्या, सत्ता दल जो को उसको मालूम होगा कि इस जगह से हम ये सीट जीत लेंगे। जैसे वही- मान लीजिए कानपुर है, जी जी अब कानपुर में ये मान के चला जाता है कि यहाँ पर सामान्य वर्ग जो है, जी। यहाँ पर ब्राह्मणों का वोट सबसे ज्यादा है, जी जी सामान्य वर्ग के वोट ज्यादा है, महिला को लड़ा दो या सामान्य को लड़ा दो और निश्चित रूप से वो जीत जाएगा। कहीं आपने दूसरे बैकवर्ड को लड़ा दिया या दलित को लड़ा दिया, शायद संकट खड़ा हो जाए। यहाँ पर 14% माना जाता है कि ब्राह्मण है ही है, इसी प्रकार से माना गया कि ठाकुर 8% हो गया और वैश्य तो पूरी तरीके से साथ में है ही है, तो सीट निकल जाएगी आराम अच्छा, से। सामान्य वाले जिसमें पुरुष लड़ रहे जी। थे, अगर वो मान लीजिए कि सामान्य महिला भी कर देते तो अपनी पत्नियों को आगे बढ़ा देते, आगे बढ़ा वो देते। भी मौका नहीं मिला उनको। उनको भी मौका तो नहीं मिला। किरकिरी तो होना तो स्वाभाविक थी। स्वाभाविक तो अच्छा, दूसरी बात, अब भारतीय जनता पार्टी का जो इन लोगों की बैठकें हुई यहाँ, चूंकि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक यहाँ के प्रभारी हैं चुनाव के, और संयोजक बनाया गया प्रकाश शर्मा को, तो मतलब ठीक ठाक लोग हैं। तो इनका दावा ये है कि इनका टारगेट ये था कि लगभग 80 वार्ड हम लोग जीतेंगे। हाँ हाँ, और इन्होंने यही नहीं, जो 15 से 20 वार्ड के बीच में जो मुस्लिम वार्ड होते थे जहां पर इनको कैंडिडेट नहीं मिलते थे, वहां पर भी वो कैंडिडेट की चयन प्रक्रिया बाकायदे चालू हो गई। जो पसमानदा कार्ड खेला गया वो हाँ, इसीलिए बस इसीलिए खेला खेला गया। गया। तो ये सारे उसमें 110 पे लड़ के उसके बाद भारतीय जनता पार्टी लगभग 80 वार्ड का आकलन उसका अपना ये था कि लगभग 80 वार्ड हम जीत सकते हैं। कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का अपने अपने हिसाब से था। तो लेकिन आरक्षण की वजह से ये थोड़ा सा खेल इधर उधर हो गया। दक्षिण के वार्डों में वहाँ जो पिछड़ों की आबादी है वो दक्षिण के वार्डों में बहुत ज्यादा है, वही वजह। क्योंकि जो दक्षिण में विस्तार हुआ है तो आपको घाटमपुर, जहानाबाद, पुगराया, ये जो पॉपुलेशन इस तरफ की और यहाँ तक कि हमीरपुर वगैरह की, वो आबादी यहाँ अपने करियर बनाने के लिए, अपना ठीक ठाक जीवन यापन के लिए सब इधर आए और केडीए की कॉलोनियों में, सोसाइटीज़ के, हाउसिंग सोसाइटीज़ के साथ मतलब मकान व्यवस्था करके रह रहे हैं। और वहाँ समझिए लगभग वार्डों की संख्या दक्षिण शहर को ही ले लीजिए तो वो 45 से ऊपर है। ऊपर है। तो वहाँ पर बैकवर्ड आबादी है ठीक ठाक है वार्डों पे अपेक्षाकृत उत्तर के। तो अगर ठीक ठाक रैपिड सर्वे कराया जाता तो मेरा ख्याल की कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन ना कराने के पीछे मंशा क्या है ये मेरी भी समझ के परे है। परे है, बिल्कुल सही बात। दूसरी चीज़ ये कि भी जरा हमको समझाइए कि अभी आपने कहा कि ये जो निकाय चुनाव है उसको देखा जाता है कि 2024 का एक लिटमस टेस्ट कहा जा रहा था, कुछ लोग सेमीफाइनल कह रहे थे, इसीलिए सारे लोग जूझ रहे थे, सपा भी, भाजपा भी, सब कुछ है। तो अगर ये लक्ष्य नहीं होता, जैसा भी आप बता रहे हैं कि कानपुर में 80 सीटें जीतने का लक्ष्य था, इसके बाद एक मैसेज तो देने की बात थी कि जो आधार हमारे पास विधानसभा में था वो आज भी है, उससे अच्छा भी है। हमने आजमगढ़ भी जीता है, रामपुर भी जीता है और आगने वाले समय में हम जो है 2024 भी जीतेंगे। तो आधार तो है और इसीलिए लोग सब उत्सुकता दिखा रहे थे। तो ये कैसे कहा जाए कि कोई राजनीतिक चेतना नहीं थी इस चुनाव को लेकर के और इसलिए चल रहे हैं तो चल रहे हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर कानपुर में आउट ऑफ 110 80 सीटें जीतने की बात कही जा रही, तो लोकसभा की भी 80 सीटें जो उत्तर प्रदेश की हैं वो सब की सब भारतीय जनता पार्टी जीतने के टारगेट को लेकर के चल रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि इसको जो लोकसभा का चुनाव का सिनेरियो बन रहा है और अभी जो कोशिशें चल रही हैं वो एक संयुक्त विपक्ष की भी चल रही हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सामने उत्तर प्रदेश में एक बड़ी चुनौती बन के उभर सकती हैं अगर तालमेल बनता तो।
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को दक्षिण भारत से राज्यों से कोई ज़्यादा वो नहीं मिलता है। पूर्वी भारत में आप समझिए टीएमसी है, बीजू जनता दल है, बीजू जनता दल हालांकि एनडीए के फोल्ड में आ जाता है अपनी सुविधा के हिसाब से, लेकिन फिर भी वो बीजेपी रूल्ड स्टेट तो नहीं है। तो इस तरह आप बिहार को ले लीजिए, आप छत्तीसगढ़ को ले लीजिए, आप झारखंड को ले लीजिए, तो इधर भी पूर्वी भारत में भी मामला थोड़ा गड़बड़ है। इधर आपका जो उत्तर भारत है और ये जो मध्य क्षेत्र है, तो इनके राज्यों में तो उसका ठीक ठाक है। राजस्थान वगैरह में उनके चलो ठीक है, बहुत ज़्यादा गैप नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी को भी बड़ा कैलकुलेट होकर के ये काम करना पड़ रहा है कि निकाय चुनाव में जो मेहनत करेगी और बड़ा ओवरवेलमिंग और थम्पिंग मेजॉरिटी से निकायों को वो जीतती है और नगरीय और ग्रामीण निकायों में उसके कैंडिडेट जीतते हैं और अच्छी विक्ट्री दर्ज करते हैं, तो उसका एक मोटा मोटी एक खाका बन जाता है कि साहब 2024 में हम ये कर सकते हैं, यहाँ हम कमज़ोर हैं, यहाँ ये मेहनत करें, और कैंडिडेचर को लेकर के भी उनका एक कैलकुलेशन बन सकता है। तो इस लिहाज से भी इस चुनाव को महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन चूंकि 2024 में भी थोड़ा वक्त है और इससे पहले ये चुनाव हो जाएंगे, तो बीजेपी के या दूसरी पार्टियों के सामने ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मुझे नहीं लगता है कि भाई अगर बोर्ड एग्जाम के बाद भी चुनाव होते हैं तो होंगे तो 2023 में ही। लेकिन कभी कभी ये भी जो है सरकारें देखती है कि अभी माहौल हमारे पक्ष में है जी, और चूंकि माहौल है इसका फायदा उठा लिया जाए। आने वाले समय में कौन सा मुद्दा उठ जाएगा, कौन सी ऐसी स्थिति हो जाएगी, जिसे भी आप ही कह रहे थे कि विपक्ष एक हो रहा है, संयुक्त हो रहा है, तो ये हो सकता है कि आने वाले समय में उनको लगता हो कि चैलेंजेस और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो इस कारण अपने अनुकूल माहौल को देख करके चुनाव करने की स्थिति होती है और ये माना जाता है कि अगर हम इस तरीके से कर लेंगे तो हमें लाभ भी मिल जाएगा और हम अपना झंडा भी फहरा कर कह देंगे कि अब तो 2024 में हम आ रहे हैं। देखिए, इसका निकाय चुनाव का रिफ्लेक्शन लोकसभा चुनाव पे उतना नहीं पड़ता है, एक आकलन करने भर का तो मिल जाता है, लेकिन इतना असर नहीं पड़ता है कि जिससे पार्टी कोई बहुत अच्छी ग्रोथ ले या ग्रोथ ना ले पाए। अगर हम 2017 के निकाय चुनाव पे जाएं तो समझिए उस समय 16 नगर निगम होते थे जिसमें अलीगढ़ बीएसपी जीती थी, बाकी सब बीजेपी ने जीते। नहीं, एक और थी अलीगढ़, मेरठ नहीं, मेरठ नहीं, जो दो जो मेयरशिप थी वो उनमें दलित जीती थी, मतलब मुझे वो हाँ याद, क्षमा कीजिएगा, मुझे वो याद नहीं रहा। हाँ, 15 दो में, और बाकी में जो 14 थी 14 बीजेपी जीती थी। हाँ, तो अब ये बढ़ के 17 हो गई हैं। तो यहाँ की जो पार्लियामेंट्री सीट्स हैं वो किन किन विधानसभा सीटों को टच करती हैं, ये भी देखने की बात है। उनका वोट कौन सा किस में, उसका मेंटालिटी का वोट है कि वो लोकल बॉडीज़ में किसी को चुनता है और उसके बाद फिर पार्लियामेंट्री इलेक्शन में वो चेंज हो जाता है। तो ये बात तो शुरू से कही जाती है। तो लोकल बॉडी का इलेक्शन है, निकायों का चुनाव है, विधानसभा के चुनाव में भी वोटिंग का ट्रेंड बदलता हुआ महसूस किया गया। अब पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 में तो लगभग 62 या 64 सीटें ऐसी कुछ थी, यानी कि 2014 के मुकाबले उत्तर प्रदेश में बीजेपी घाटे में रही। लेकिन बीजेपी जो 2019 में उसको जो नुकसान हुआ है कुछ सीटों का, भाई बसपा के 10 हो गए, 4 या 5 इनके हो गए, समाजवादी पार्टी के, तो ये जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई वो हर हाल में करना चाहती है, क्योंकि उसे लगता है कि जिन राज्यों में उसकी पोजीशन सरकार नहीं है या कमज़ोर स्थिति में है, तो अगर वहाँ से मान लीजिए कुछ भी थोड़ा भी नुकसान हो गया तो फिर ये भी नुकसान हुआ तो इसकी भरपाई कैसे होगी, ये एक सवाल है। अच्छा, एक और भी आप देखते हैं कि बीजेपी शहर में तो ठीक है कर ले जाती है, लेकिन अगर आप कस्बों में जाएं जहाँ पर नगर पंचायत है, नगर पालिका है, वहाँ पर उसे उतनी सफलता नहीं मिलती है। हालांकि बीजेपी इस बार उन नगर पंचायत और नगर पालिका पर भी ध्यान दे रही है, सारे प्रभारी नियुक्त कर दिए, वहाँ लोग कैंप कर रहे हैं, अभी से सब कुछ कर रहे हैं, माने कि वहाँ पर भी माहौल अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अभी तक का जो आंकड़ा है वो पूरी तरीके से शहर का है। क्या कहेंगे इस बारे में? क्या अब वो जो ग्रामीण क्षेत्रों में अपने कदम रख पाएगी, क्योंकि वहाँ तो जातीय समीकरण बहुत तेजी के साथ चलता है। देखिए, ये अगर आप निकाय के चुनाव के दृष्टिगत कह रहे हैं
तो ये है कि वोटर्स को ये देखना होता है कि उसका लाभ, तात्कालिक लाभ कहाँ पर है। लेकिन अगर ये आप पार्लियामेंट्री इलेक्शन के दृष्टिगत कह रहे हैं तो उसका कैलकुलेशन अलग होगा। इस बार जो पोजीशन बन रही है, जो दिख रहा है, जो सबसे बड़ी बात है कि जो मुस्लिम और यादव फैक्टर है, समाजवादी पार्टी एक बड़ी चुनौती बनकर उभर रही है। तो उसका 2022 के असेंबली इलेक्शन में आपको बता दूं कि मुसलमान वोट जितना पोल हुआ था उसका 87% समाजवादी पार्टी को मिला। ठीक है। यादव वोट जितना पोल हुआ था उसका 85% समाजवादी पार्टी को मिला। बिल्कुल ठीक। और इधर चूंकि रामपुर और आजमगढ़ और ये विधायकों का उत्पीड़न का इशू ये सब आया, तो और उसमें अखिलेश यादव की थोड़ी सी शिथिलता, कह लीजिए मैनपुरी के चुनाव में व्यस्त रहे, फिर पारिवारिक विवाद निपटाते रहे, वो कहने को कुछ भी कह लीजिए, लेकिन इस शिथिलता को बाकायदे मतदाताओं ने नोट किया और नाराजगी व्यक्त की। कल जो उनका कानपुर आना हुआ, इरफान सोलंकी वाले इशू में आना हुआ, जो भी किया उन्होंने, तो वो MY फैक्टर को, मुस्लिम यादव फैक्टर को मजबूती देने का संदेश देना भी एक महत्वपूर्ण कारण था अखिलेश यादव का, क्योंकि ये एक ऐसा फैक्टर है जो कि गांव में जो ग्रामीण राजनीति उसमें बहुत मैटर करता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो सबसे ज्यादा नुकसान किया है वो बहुजन समाज पार्टी का दलित वोट काफी कुछ खींचा है। दूसरा, उसने, मैं ये नहीं कहूँगा कि मुस्लिम वोट खींचा, क्योंकि वो दावे कुछ भी होते रहे, लेकिन बीजेपी को मिलता भी है, लेकिन उतना साइजेबल नहीं मिलता कि वो निर्णायक साबित हो। लेकिन वो मुस्लिम वोट पे बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाई। कांग्रेस की पोजीशन ये कि शहरों में अगर मान लीजिए बहुत अच्छा कैंडिडेट लड़ता दिखा तो मुस्लिम झुक जाए उनकी तरफ, जैसा कानपुर में हो जाता है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन आने वाले लोकसभा चुनाव में 2024 में भारतीय जनता पार्टी को अकेले समाजवादी पार्टी ही चुनौती देने के लिए बिल्कुल कमर कसे तैयार दिखती है, ऐसा लग रहा है। लेकिन अगर ऐसे में एक संयुक्त विपक्ष का सिनेरियो बनता है और कांग्रेस उसके फोल्ड में, संयुक्त विपक्ष के फोल्ड में, बसपा आए ना आए, अनप्रेडिक्टेबल पार्टी है, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अगर RLD, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और ये छोटी वाली पार्टियां जिनको मिला के चल रहे हैं, ये आ गई तो भी बीजेपी के सामने काफी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। अच्छा, ये मैं जी बताइए कि कल जैसे अखिलेश ने एक बयान दिया कि गाड़ी पलटी नहीं पलटाई गई थी, ये पहली बार किसी जिम्मेदार व्यक्ति ने ये बात कही, और उन्होंने कहा कि गूगल सर्च कर लीजिए। इसके पीछे क्या मंशा थी? बहुत बड़ी बात कही गई है। हाँ, ये आगे आने वाले टाइम पर, इसकी मुझे जानकारी है, आने वाले टाइम पर ये बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है। एक्चुअली जो सैटेलाइट इमेज आती हैं उस पर बड़ी तगड़ी छानबीन चल रही है, और इसमें अखिलेश यादव पूरी रुचि ले रहे हैं, क्योंकि अगर ये चीज आ जाती है सामने तो ये कितना बड़ा मुद्दा होगा जो अगले लोकसभा चुनाव में जबरदस्त, बड़े प्रभावी ढंग से समाजवादी पार्टी उसको उठाएगी। इसका गाहे बगाहे नुकसान भी भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है, क्योंकि सैटेलाइट इमेज जो आएगी जिसके लिए वो तो कह रहे हैं कि गूगल सर्च कर लीजिए, उसमें देख लीजिए। हाँ, तो वो चीज तो प्रमाणित भी तो करना होगा ना कि भाई अभी पब्लिक डोमेन में कहाँ आई? आपको कहीं ट्विटर में नहीं दिखी, आपको फेसबुक पे नहीं दिखी, आपको किसी व्हाट्सएप पे नहीं दिखी, किसी भी सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम में नहीं दिखी। तो अगर ये सब चीजें हैं तो उसको बाकायदे जो IT एक्सपर्ट्स हैं उस इमेज की छानबीन करें कि वो गाड़ी जो पलटाई गई है ये वही जगह है, वही चीज है, सारी चीजें प्रमाणित होंगी, तब उसको लेकर के वो आगे बढ़ेंगे, विधानसभा में जाएंगे। तो ये चीजें हैं, ये अपने आप में एक बड़ा मुद्दा बन सकती है अगर अखिलेश यादव के अकॉर्डिंगली ऐसा हुआ है तो, और जैसा वो कह रहे हैं। ये जो अब आपको लगता है कि जो निकाय चुनाव होगा जी उसका यही ट्रेंड रहेगा, भाजपा वर्सेस सपा, कि कहीं कहीं कांग्रेस भी आपको दिखेगी, बसपा भी दिखेगी, क्योंकि बसपा भी इस बार पूरी तैयारी के साथ लड़ रही है और उसने एक कार्ड खेल रखा है मुस्लिम प्लस दलित का। आपको लगता है कि बहुत कामयाब होगा इसमें नगर निगम? देखिए, ये अलग अलग जगह की अलग अलग स्थितियां बनती हैं कि जैसे कि कहीं कहीं आपको समाजवादी पार्टी खूब लड़ते हुए दिखेगी, कहीं कहीं आपको बसपा भी दिख सकती है, कहीं कहीं कांग्रेस भी दिख सकती है। हम अगर अपने शहर का लें, अपने शहर का हम इसलिए ले लेते हैं कि यहाँ को बहुत यहाँ बहुत नज़दीक से देखते हैं इन चीज़ों को। तो जो मैंने नब्ज टटोली है मुस्लिम सेगमेंट की, तो अगर कांग्रेस कोई एक रिस्पेक्टेबल ब्राह्मण चेहरा ले आती है
और वो लगता है कि कुछ वोट वो अपनी ताकत दिखा सकता है, ये संदेश चुनाव प्रचार के दौरान दे सकता है कि हाँ, नॉन मुस्लिम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिस कम्युनिटी से हम आते हैं वो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर मुस्लिम वोट जो है वो पोलराइज होता आपको दिखेगा। यही बात समाजवादी पार्टी के साथ लागू है। समाजवादी पार्टी में एक अंदर खाने की खबर ये है कि एक मंथन चल रहा है कि कैंडिडेट किस जाति का हो। अखिलेश जी ने कल वाले मामले में बहुत ज्यादा साइलेंट रहे, मुस्कुरा दिए, वो कुटिल मुस्कान कह लीजिए, डिप्लोमेटिक स्माइल थी उनकी वो। तो इसका मतलब है कि जो नाम सतीश निगम का चलता है वो कोई फाइनल नहीं है। तो अगर मान लीजिए कोई सशक्त ब्राह्मण चेहरा समाजवादी पार्टी से आ जाता है, जैसा कि चर्चा है अमिताभ वाजपेयी की, हालांकि वो एमएलए हैं, लेकिन कोई ये तो है नहीं कि उनको इस्तीफा देना पड़ जाएगा, वो इस्तीफा तब देंगे जब जीतेंगे। लेकिन अगर कोई सशक्त ब्राह्मण चेहरा, अच्छा स्वीकार्य चेहरा कोई आ जाता है ब्राह्मण्स का, तो समाजवादी पार्टी की तरफ भी मुस्लिम वोट मुड़ सकता है। ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी सीट ना भी जीते तो इतने वोट गेन कर लेगी कि उसे बाकी सोसाइटीज में, बाकी शहरों में, बाकी राज्य में संदेश देने के लिए पर्याप्त होगा। ये बात दोनों के साथ लागू है। बहुजन समाज पार्टी मुस्लिम कैंडिडेट पर विचार कर रही है, अभी तक उनके चूंकि कार्ड्स खुले नहीं है, तो कुछ अच्छा महेश जी, एक बात और आप देखिए कि चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कई है, लेकिन अगर मेयर प्रत्याशी की बात देखें तो वो कद काठी जो पहले हमारे यहाँ थी, रतन लाल शर्मा, श्री प्रकाश जायसवाल, ले दे करके हम शर्ला सिंह को भी ले सकते हैं, जगतवीर सिंह ध्रुव हमारे यहाँ रहे, प्रमिला जी भी अभी रही हैं, ये सब एक अच्छी कद काठी के पहचान वाले चेहरे थे जी। क्या आपको लगता है कि चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो, इन सब में ऐसे कद काठी वाले प्रत्याशियों का कुछ अभाव खटक रहा? हाँ, ये अभाव तो खटक रहा है, ये बात आपकी बहुत ही रिमार्केबल है। और दूसरी बात, जो आपने श्री प्रकाश जायसवाल तक का नाम लिया, उससे पहले के जो भी मेयर थे वो चूंकि सभासद पार्षद लोग चुनते थे उनको, तो वो कैसे चुने जाते थे ये आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हाँ। हम भी जानते हैं। लेकिन जब से डायरेक्ट इलेक्शन हुआ, जब 73वां संशोधन हुआ संविधान का और सीधे चुनाव की प्रक्रिया आई मेयर की, तो पहली कैंडिडेट हुई सरला सिंह। बिल्कुल, तब वो महिला सीट हुई थी और डॉक्टर प्रभा पांडे लड़ी थी उनके खिलाफ कांग्रेस से, और सरला सिंह को अटल बिहारी वाजपेयी तक कैंपेनिंग करने आए थे। तो अब प्रभा पांडे सिंह भी आए थे, राजनाथ सिंह भी आए थे। जी। तो इतने बड़े नेता आए थे, दिग्गज नेता आए थे। प्रभा पांडे 25,000 वोटों में सिमट गई थी, सरला सिंह जीत गई। दोबारा ये सामान्य सीट हुई, पुरुष को लड़ाया जाना था उसमें, तो पार्टी ने सरला सिंह पे विश्वास करके उनको आगे बढ़ाया और उधर से अनिल शर्मा आया, अनिल शर्मा जीत गए। उसके बाद वो फिर वो आरक्षण चलता रहा, फिर वो पाटनी आ गए, द्रोड़ जी आ गए, प्रमिला जी आ गई, तो वो आते रहे। तो लेकिन पाटनी भी एक चर्चित नेता और तेज तर्रार नेता माने जाते रहे अपने टाइम के। द्रोड़ जी की एक अलग छवि है कि ईमानदार नेताओं में उनकी गिनती होती है। तो ये लोग, एक ये बात सही है कि इनकी अपनी एक छवि का भी प्रभाव पड़ता था। तो ऐसे में आजकल जो लीडरशिप आ रही है, नई लीडरशिप में इतने प्रभावशाली नेता और इतने तार्किक तरीके से अपनी बात कहना, लोगों को कन्विंस करना, अपनी पार्टी के जो लोकल मैनिफेस्टो होता है, बनता है, हर पार्टी बनाती है, लड़ती है, उसमें अभी ऐसा कोई चेहरा बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है। जो उल्लेखनीय तरीके पे हम किसी का नाम लेना उचित नहीं होगा, लेकिन ये संकट जो है वो न केवल भारतीय जनता पार्टी में, बल्कि कांग्रेस, बसपा, सपा और अब तो आम आदमी पार्टी भी आ गई है। तो इसमें भी अभी कोई ऐसा चेहरा उभर के आया नहीं, जिसकी व्यापक छवि हो, जिसकी एक व्यापक पहचान हो, लोकप्रियता हो। ठीक है, कांग्रेस में है, लेकिन एक पहचान है अपनी, लेकिन वो चीज नहीं दिख रही है। अच्छा, क्या आपको नहीं लगता है कि इसी कारण भारतीय जनता पार्टी जैसी जो सशक्त पार्टी है, जो सबसे बड़ी पार्टी कहलाती है, उसको भी एक मेयर चेहरे की तलाश हो रही है? उसके पास भी अपनी पार्टी में कोई ऐसा नहीं दिख रहा, और इसीलिए अभी कुछ दिनों से जैसे विजय कपूर का एकदम नाम आ गया। जी। तो कहते हैं कि, और ये भी कुछ सुगबुहाट थी कि दक्षिण का ही अब की बीजेपी मेयर बनाना चाहती है, वहां पर कोई ऐसा चेहरा नहीं था। तो अब उस चेहरे की तलाश में विजय कपूर को लाएगा। जिस तरीके से विजय कपूर अभी मेंबर भी नहीं है, आवेदन भी कर देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है
हमारे राजनीतिक दलों के साथ और खास तौर से बीजेपी की बात? जी, आप तक ये शहर का, चूंकि जो दक्षिण वाली आपने बात कही है बहुत सही बात कही है, और भारतीय जनता पार्टी के बीच से ही ये मांग उठी कि अबकी से मेयर का प्रत्याशी दक्षिण का होना चाहिए, और इसको अखबारों ने रिपोर्ट भी किया। और कई दावेदार ऐसे दक्षिण के हैं जो मैदान में आए, अभी भी डटे हुए हैं। विजय कपूर का भी नाम उनमें से एक है, क्योंकि अब तक जितने भी मेयर हुए हैं सब उत्तर से हुए हैं। उत्तर से हुए। दक्षिण का क्षेत्र समस्याग्रस्त क्षेत्र है, सभी जानते हैं। कहीं सीवर की प्रॉब्लम, ड्रेनेज की प्रॉब्लम, तमाम प्रॉब्लम है वहाँ पर। और वहाँ का अगर मेयर होता तो उनकी समस्याओं का निराकरण काफ़ी प्राथमिकता के आधार पर हो सकता है। इसके पीछे ये भी एक कारण है। विजय कपूर की जहाँ तक बात है, तो विजय कपूर ने मुझे पता चला ऐसा है कि विजय कपूर पार्टी की एक पसंद हो सकते हैं, और उनकी कोशिश है। प्लस लीडरशिप का एक वर्ग जो प्रभावशाली पार्टी में अपना बड़ा प्रभावशाली है, वो भी इसके पीछे है कि ऐसे लोग अगर आते हैं तो उनको लगता है कि कोई इनके साथ, सबसे बड़ी बात यह है कि भाई कोई जो तमाम तरह की बातें होती तो ऐसी कोई बात तो नहीं दिखती है। और जहाँ तक पार्टी की मेंबरशिप की बात है, तो मेरी खुद उनसे बात हुई थी जब उन्होंने उनके आवेदन की चर्चा हुई। वो लखनऊ गए थे, किसी पदाधिकारी ने उनको बुलाया था, तो आवेदन के साथ गए थे। तो ऐसे मैंने उनसे पूछा, तो ये इस तरह की बातें आई। तो उन्होंने बताया कि वो चूंकि संघ की विचारधारा से तब से जुड़े हुए, जब उनका परिवार पाकिस्तान के चेन्नौट कस्बे में रहता था, फिर यहाँ आए, उसके बाद फिर चूंकि उनके ब्रदर 3 बार के एमएलए रह चुके हैं, तो एक पारिवारिक मजबूरी हो सकती है, लेकिन वैचारिक मजबूरी तो नहीं है। तो ऐसे में अगर पार्टी विजय कपूर के नाम पर विचार करती है तो कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि इस तरह की सुगबुगाहट है और चर्चा भी है, और उसमें मेंबरशिप वाली बात आड़े नहीं आती। मुझे नहीं पता, क्योंकि मिस कॉल देकर के भी मेंबरशिप लेते रहे। नहीं, लेकिन मिस कॉल लेकर के भी हो तो विजय कपूर सीधे सीधे कह देते कि हमने मिस कॉल करके ले लिए मेंबरशिप। तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की वो ये तक कह रहे हैं कि अभी हमने मेंबरशिप नहीं ली, हम तो संघ से जुड़े रहे। और उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा मंच कोई है, उसके वो संयोजक है, तो ये बता भी रहे वो। तो वो कह रहे हैं संघ। अच्छा, वो और संघ की तो आप जानते हैं सारी परंपरा ये होती है कि संघ खुद भेजती है बीजेपी में। आपको मालूम है, श्याम बाबू गुप्ता हुए, जगदीश दौड़े, सबको आपसे कुछ छिपा नहीं है राजनीति में। आप देखिए, संघ का जो मुझे लगता है, संघ का मेन काम है कि समाज के सभी वर्गों को जोड़ने का मुख्य उनका रहता है। उनके प्रचारक यही कार्य करते हैं। मैं आपको 2 चीजें संक्षिप्त में बताना चाहूंगा। एक तो कानपुर का एक उदाहरण है कि एक युवा नेता, वो जब मुझे पता चला, बताया गया, पार्टी के लोगों ने ही उनकी बताया कि जब वो विधायक लड़ रहे थे तब तक वो पार्टी के मेंबर नहीं थे। दूसरा मैं एक एग्जांपल कांग्रेस का देना चाहता हूँ। इलाहाबाद के अनुग्रह नारायण सिंह हमारे अच्छे मित्र हैं, और वो समझिए कि सिंबल पे लड़ गए। जब सोनिया गांधी ने बैठक बुलाई, उन दिनों सलमान खुर्शीद अध्यक्ष होते थे, तो उन्होंने अनुग्रह नारायण से पूछा कि एनी प्रॉब्लम। तो उन्होंने कहा, मैडम हमारे साथ एक ही प्रॉब्लम है कि अभी तक हम पार्टी के मेंबर नहीं बने। तो उन्होंने सलमान खुर्शीद की तरफ देखा, सलमान व्हाट इज दिस? तो सलमान जी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि पार्टी में कैंडिडेचर देखा जाता है, कैंडिडेट मेंबर है कि नहीं वो तो आगे पीछे हो ही जाता है। ये कोई बाध्यता ऐसा नहीं होती है। पार्टी जिसको सिंबल दे देती है वही मेंबर होता है, वही मेंबर हो जाता है। ठीक बात। तो कुल मिलाकर के अब आपसे आखिरी सवाल, चुनाव टलेंगे, चुनाव घमासान होगा, और फिर चुनाव का नतीजा क्या होगा, थोड़ा संक्षेप में बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर 17 के परिसीमन को, सॉरी क्षमा कीजिएगा, वो 17 के जो रैपिड सर्वे को बेस मान करके जो बात कही जा रही है, अगर कोर्ट ने उसी को आधार मान के कह दिया कि नहीं 17 का ही रैपिड सर्वे जस्टिफाइड है, न्यायोचित है, और इसी आधार पर इलेक्शन कराए जाएं, तब तो ये जनवरी तक हो जाएंगे। इसकी संभावना मुझे कम दिखती है। दूसरा ये है कि अगर रैपिड सर्वे कराने के बाद फिर वार्डों का आरक्षण तय होगा, ओबीसी का आरक्षण तय होगा, तो ये जाएगा लंबा, क्योंकि इन्वेस्टर समिट के बाद बोर्ड के एग्जाम की हलचल शुरू हो जाएगी। उसमें कोई चुनाव होते ही नहीं है, मतलब अवॉइड करती हैं पार्टियां, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में ये चुनाव फिर चला जाएगा अप्रैल तक। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्च के लास्ट या अप्रैल के स्टार्ट में हो जाए। लेकिन परिणाम जो नतीजे होंगे जी, वो कुल मिलाकर के तत्कालीन परिस्थितियों पर निर्भर करेंगे, या चूंकि माहौल इतना ठोस बन गया है बीजेपी का, तो ऐच उसी ओर रहेगी। देखिए, ये तो नागरिक सुविधाओं का इलेक्शन होता है,
जो सिविक एमिनिटीज होती हैं उनको लेकर के ये चुनाव होता है, लेकिन अब इसमें भी राजनीति पूरी तरह से घुसी हुई है। देखिए, अगर ये चुनाव टलते हैं और जाकर के मार्च के बाद होते हैं, वोट के बाद होते हैं, तो ऐसी पोजीशन में कि जैसे जो इन्वेस्टर समिट वाला मामला है, इतना सरकार ने पैसा खर्च किया, कितने इन्वेस्टर्स आए, 10 लाख करोड़ का टारगेट पूरा हुआ कि नहीं हुआ है, अगर सरकार इसमें कमोबेश विफल रहती तो ये भी उस समय का मुद्दा बन जाएगा। क्योंकि इसमें इंटेंशन सरकार का झलकता है कि वो अगर ये सफल रहती है तो आगे चल के लोकसभा चुनाव में इसको रूलिंग पार्टी को, सत्ता दल को उसको बेनिफिट मिलेगा। ये भी बात है, दोनों बातें हैं, यानी कि ये भी हो सकता है और वो भी हो सकता है। ठीक बात है। तो अब देखना ये है कि आगे क्या होता है, ये इन्वेस्टर्स वाला क्या होता है, ये देखना है और कल के फैसले को देखना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे ढंग से विश्लेषण किया और निश्चित रूप से कुल मिला के बात अभी यही है कि निकाय चुनाव अधर में है और बहुत कुछ निर्भर करेगा हाई कोर्ट का फैसला, जिसके बारे में अभी ये भी नहीं कहा जा सकता है कि फैसला कल ही आ जाएगा। कल आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, लेकिन चुनाव दिलचस्प होंगे, रोचक होंगे। और एक बात और बता दें, खास तौर से मेयर और पार्षदों में आपको नए नए चेहरे भी देखने को मिलेंगे। राजनीति का एक नया स्वरूप भी हमारे सामने आएगा। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।